हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एमके में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है उसमें हम देखने वाले हैं भौतिकी विज्ञान का, यानी फिजिक्स को हम देखने वाले। इसका पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है यांत्रिकी, इसमें लगभग 214 प्रश्न दिए गए हैं, जिसको हम 4 या 5 पार्ट में डिस्कस करेंगे। कितने? 4 या 5 पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लगभग 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार फायरमैन जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या है? तो इसका कार्य का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा जूल। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बात की जाए कार्य की, कार्य कहते किसे हैं? तो कार्य जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम कार्य समझते हैं। तो कार्य को इंग्लिश में हम कहते हैं वर्क। इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। तो डब्ल्यू बराबर जो होता है बल गुने क्या होता है? बल गुने क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। तो बल गुने विस्थापन को डी से सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला, क्योंकि कभी कभी इससे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वह किसकी इकाई होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई होता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बात की जाए कि प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। या फिर मीटर में बात की जाए तो कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक होता है। तो एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो हो जाएगा वो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बात की जाए विद्युत धारा की तो ओम के नियम अनुसार हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या? ओम के नियम अनुसार V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। यहाँ I बराबर क्या निकलेगा? फार्मूला V/R निकलेगा। यहाँ से भी कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो फार्मूला याद करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देख लेते हैं सूची 1 है या सूची 2 है। तो सूची 1 में दिया गया है उच्च वेग। उच्च वेग को मापने के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। यह सही है, यानी एक का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। एक दो का दो, बी का 2 हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। यानी कि यहाँ दिया गया एक का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो एक का 1 देख लेते हैं। एक का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। फिर सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो जूल, जूल किसकी इकाई होता है? तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। पहला क्वेश्चन तो यही था, तो इसका करेक्ट आंसर ए का 3 हो जाएगा। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। यानी कि बी का क्या हो जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। और वाट किसका मात्रक होता है? वाट जो होता है सामर्थ्य का मात्रक होता है। यानी कि सी जो है बी के साथ 2 के साथ चला जाएगा। और डी, सॉरी वाट न है तो वो 2 के साथ जाएगा। और वोल्टेज, वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है। किसका? विभवांतर का। तो यह चला जाएगा 4 के साथ। और कैलोरी जो है वह किसका मात्रक होता है? वह होता है उष्मा का मात्रक है। यह चला जाएगा 5 के साथ। यानी कि 1 का 3, 1 का 3 देखिए कहाँ है? तो 1 का 3 यहाँ है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में भौतिक राशि दी गई है, सूची 2 में इकाई दी गई है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वो कैसे होता है हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। और आवेग का मात्रक जो होता है वो क्या होता है?
न्यूटन सेकेंड होता है। यानी कि एक का क्या हो गया, एक का जो हो गया 4 हो गया, यानी एक का 4। यहाँ देखिए यही एक ही से पकड़ा गया कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक कैसे निकलेगा। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए पहली बात। तो त्वरण ए बराबर क्या होता है, त्वरण को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, इसे ए से सूचित किया जाता है। ए बराबर जो होता है डेल्टा वी बाई टी होता है। अब डेल्टा वी बराबर जो होता है वी माइनस यू बाई टी होता है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो वेग का जो मात्रक होता है, यहाँ जो वेग का मात्रक होगा वो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ भी समय दिया गया है तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ इसका मात्रक जो हो जाएगा त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जान गए कैसे हुआ मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और बल का फॉर्मूला जानते हैं। तो बल बराबर जो एफ बराबर जो होता है वह बल को एफ से सूचित किया जाता है। एफ बराबर जो होता है एम इंटू ए होता है। एम द्रव्यमान हो गया, ए हो गया त्वरण। ये भी याद रखिएगा क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अगला, सॉरी आवेग का देख लीजिए। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, आवेग बराबर जो होता है क्या होता है, बल गुने समय होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो न्यूटन सेकेंड, हम भी बताएं कि आवेग का मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो कि समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष जो हो जाएगा समय का मात्रक नहीं है। यह किसका मात्रक है, तो यह दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई होता है, तो पार्सेक जो है वह दूरी की ही इकाई होता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो होता है पार्सेक, प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है पार्सेक। दूरी की सबसे अधिक जो दूरी की सबसे अधिक जो मापी जा सकती है वो पार्सेक से मापी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होता है, तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल होता है, यह सही है। और शक्ति की इकाई क्या होता है, तो शक्ति इकाई अश्व शक्ति होता है। और शक्ति की इकाई के भी समुद्र मील भी होता है। और उष्मा की इकाई क्या होता है, सेल्सियस नहीं होता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उष्मा की इकाई क्या होता है, जूल होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। तो ल्यूमेन जो है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का मान है। क्यूरी जो है किसकी इकाई का मान हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रेडियोधर्मिता की इकाई का। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक होता है। दाब का ऐसा मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अगला, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला किसकी मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता की मात्रक जो होता है कैंडेला होता है। इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो जूल किसकी इकाई हो जाएगा, तो जूल जो है वह हो जाएगा ऊर्जा की इकाई। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। दाब का मात्रक पास्कल। तापमान का हो जाएगा क्या, सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वह हुआ था 1971 में लागू। इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में मापते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई क्या होता है। तो लेंस की शक्ति की इकाई जो होता है वो डायोप्टर होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल जो है वह वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो एम्पियर जो है
वह करंट मापने, करंट कहिए या विद्युत धारा कहिए, करंट हो गया इंग्लिश शब्द और विद्युत धारा हो गया हिंदी शब्द, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो विमीय सूत्र कैसे निकलता है? तो विमीय सूत्र जो है एम एल टी जो है यह सब क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है। यही तीन गो डिजिट से क्या निकलता है? विमीय सूत्र निकलता है। अब विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका जिसका कह रहा है निकालने के लिए उसका हमें फार्मूला या फिर उसका यूनिट हमें ज्ञात होना चाहिए। जैसे देखिए अभी निकाल के बताते हैं। बल के बता चुके हैं कि बल को कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए होता है। सॉरी एक बात डिस्कस करना भूल ही गए कि एम एल और टी, एम जो है द्रव्यमान को सूचित करता है जबकि एल लंबाई को सूचित करता है और टी किसको? समय को सूचित करता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो है द्रव्यमान को किससे? एम में ही लिखाएगा और त्वरण का जो होता है विमीय सूत्र वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्वरण का? त्वरण बराबर बता चुके हैं क्या क्या होता है? डेल्टा वी बाई टी होता है। तो वी का जो हो जाएगा एल टी माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी एल टी माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि त्वरण वी बराबर जो होता है ए बराबर, देखिए ए बराबर जो होता है डेल्टा वी बाई टी होता है। तो यहाँ जो हो जाएगा वी का हो जाएगा मीटर पर, क्या हो जाएगा? एल मीटर पर सेकेंड होता है, क्या होता है मात्रक? मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो बटे नीचे भी सेकेंड है, समय है तो सेकेंड है नया इसका। तो इसका जो विमीय सूत्र निकलेगा मीटर को किस में मापते हैं? माप बोले हैं कि किस में नापेंगे? लंबाई में, यानी एल हो जाएगा इसका। और सेकेंड को क्या क्या करेंगे? कैपिटल टी में लिखेंगे। तो सेकेंड दो है तो बटे सेकेंड, सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसे सही तरीके से सजाते हैं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? तो जो आएगा वह आएगा एम एल टी माइनस 2, इसका विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र क्या आएगा? एम एल टी माइनस 2 आएगा। समझ गए? नहीं समझे तो एक और ले लीजिए दाब, जैसे दाब को बता चुके पी बराबर क्या होता है? प्रेशर। इसे पी फोर क्या? प्रेशर, पावर नहीं, पी फोर प्रेशर पे दाब बराबर जो होता है एफ बाई ए होता है। तो बल का अभी निकाल के बताएं कितना होता है? एम सब कैपिटल में होता है एम एल टी माइनस 2, और एरिया जो होता है एरिया का क्षेत्रफल बराबर जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई को किस में? हम एल में लिखेंगे, चौड़ाई को भी एल में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा इसका मात्रक विमीय सूत्र? एम एल टी माइनस 2 है, ये है बटे में क्या है? एल क्या हो गया? L2 हो गया, एल के पावर 2 हो गया। तो यह जाएगा अगर ऊपर तो क्या जाएगा? माइनस में जाएगा। तो यह ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो माइनस में जाएगा। तो आ जाएगा तब आएगा एम एल टी माइनस 2 और इंटू टी माइनस 2, सॉरी L2 ना था, सॉरी यहाँ देखिए L2 था तो यहाँ क्या आएगा? L2 आएगा माइनस L2। तो यहाँ जो है क्या L, यहाँ ना कुछ होता है, यहाँ +1 है, क्या है? +1, और यहाँ क्या है? -2 है। तो यह घटेगा तो घट के क्या आ जाएगा? एम एल टी माइनस 1 आ जाएगा। तो यह जो हो जाएगा क्या? दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा। दाब का विमीय सूत्र कितना आता है? एम एल टी माइनस 1 आएगा। आज बल का क्या आया था? निकाले थे तो बल का आया था एम एल टी माइनस 2। तो यह दोनों बराबर है, देखिए बराबर है। यहाँ एम तो एम है सही, एल भी है तो एल भी है। यहाँ टी के पावर -1 है, यहाँ देखिए टी के पावर -2 है। तो कौन यहाँ जो हो जाएगा? पूछा था कि इनमें से विमीय सूत्र सही नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है
ऊष्मा संवाहक गुणांक का आयाम बीमा होता है। तो इसका जो होता है बीमा यानी डायमेंशन वो होता है ml (T⁻³ θ-1) हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर राशि यानी वेक्टर मात्रक है। वेक्टर कहने का मतलब हिंदी में क्या, सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ किससे कहते हैं, वैसी राशि जिसमें वैसी भौतिक राशि जिसका दिशा और परिणाम दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि यानी वेक्टर राशि कहते हैं। तो इसमें वेक्टर राशि सदिश राशि कौन हो जाएगा, तो बल जो हो जाएगा वह सदिश राशि हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जबकि चाल, ऊर्जा, तापमान ये सब अदिश राशि हैं। अदिश राशि कहते किसे, जिसमें केवल परिणाम हो दिशा न हो उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है इसका मतलब क्या, अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन हो जाएगा, संवेग भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि है तो अदिश राशि कौन हो जाएगा। तो अदिश राशि जो है ऊर्जा जो होता है अदिश राशि होता है। जबकि बल, घूर्ण और संवेग है सदिश राशि है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन हो जाएगा, संवेग सदिश राशि है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि दाब, ऊर्जा, कार्य ये सब अदिश राशि, विद्युत धारा भी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो सदिश नहीं है इसका मतलब क्या, अदिश राशि है। तो कौन हो जाएगा, विस्थापन या सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। जबकि आयतन क्या है, आयतन एक अदिश राशि है। तो पूछा था सदिश नहीं है तो यही हो जाएगा सदिश नहीं। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है तो सदिश राशि कौन सी हो जाएगी। तो सदिश राशि वेग जो हो जाएगा सदिश राशि हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द्रव्यमान अदिश राशि, समय अदिश राशि, लंबाई भी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, दो वेक्टर यानी दो सदिश जिसका मान अलग है उसका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आ गया त्वरण का हम डिस्कस कर चुके हैं। या त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a बराबर v-u/t, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के वेग और संवेग में, तो संवेग बराबर जानते हैं क्या होता है, संवेग को इंग्लिश में हम कहते हैं मोमेंटम को पी से सूचित किया जाता है। पी बराबर जो होता है m/v होता है। तो ये कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, वेग का अनुपात करने का मतलब क्या, बटा जो वेग v हो जाएगा बटा, तो ये वेग v से v खत्म, तो क्या बचा, m बचा। तो m क्या सूचित करता है, यह द्रव्यमान को सूचित करता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है, तो समान त्वरण होता है। इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोणीय वेग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा, दुगना हो जाएगा। तो संवेग देख लीजिए, संवेग बराबर बता चुके, p बराबर क्या होता है, m/v होता है। v क्या हो गया, वेग हो गया, m द्रव्यमान हो गया। तो यहाँ क्या कर रहा है, तो वेग को दुगना कर रहा है। तो क्या करेंगे, वेग को दुगना करेंगे तो संवेग भी दुगना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संवेग दुगना हो जाएगा। तो यह भी सही है, ऑप्शन ए जो है सही है। ऑप्शन देख लेते हैं बी क्या कह रहा है कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं क्या होता है, के ई बराबर जो होता है हाफ
एम वी स्क्वायर होता है। तो क्या कहा था कि वेग दुगना कर दिया जाता है। वेग को हम जब दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा दो का स्क्वायर कितना हो जाए 4 गुना, यानी काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में कहते हैं इसे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाए 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी भी सही है, क्या है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो देख लीजिए 4 गुना आ गया। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्यों अंतर होता है? क्योंकि द्रव्यमान जो है वह स्थिर रहता है, जबकि भार क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। क्योंकि भार को डब्ल्यू यानी वेट डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। डब्ल्यू बराबर होता है mgh। जी हम जानते हैं कि पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता या बढ़ता रहता है। तो क्या हो गया, भार भी बदलेगा, जबकि द्रव्यमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। अगर कोई वस्तु यहाँ पे 40 kg का है, तो यहाँ पे 40 kg का है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान भी कितना रहेगा, 40 kg का रहेगा, लेकिन भार क्या हो जाएगा, घट बढ़ सकता है। याद रखिएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार बदलनशील होता है, यानी बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न हो। यह क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति के विषय का प्रथम नियम हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है, ताकि उत्पन्न त्वरण जो हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित बल क्या है, संबंधित बल जो है वह विभिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के प्रति प्रतिवर्ती क्रिया होता है। जैसे कि बंदूक से गोली चलता है तो बंदूक की गोली कहाँ आगे जाते है, जबकि झटका पीछे की ओर मारता है। यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम का उदाहरण हो जाएगा। जैसे हम नाव से हम जब किनारे पर आते हैं तो किनारे पर जब हम कूदते हैं तो नाव जो है हम पीछे की ओर भागता है, यह भी न्यूटन के गति का तीसरा नियम का उदाहरण हो जाएगा। और बात की जाए जो पानी में हम तैरते हैं, पानी में तो पैर हम हाथ पीछे की ओर मारते हैं तभी तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यह भी जो हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह कथन है। तो यह कथन क्या है, यह कथन जो हो जाएगा न्यूटन के गति के विषय का तृतीय नियम हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का कारण संभव है? अभी बताएं कि जल में तैरना न्यूटन के कौन से गति के नियम के कारण संभव है, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण संभव है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, न्यूटन का हो जाएगा, इसलिए न्यूटन का प्रथम गति का नियम हो जाएगा। तो इसलिए यह करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित कथनों का सत्य है, कथन इनमें से कौन सा सत्य है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा ज्ञात होता है, यह सही है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा, और जबकि द्वितीय नियम से बल का परिभाषा नहीं बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या व्यंजक करने का मतलब फार्मूला, जो F बराबर ma निकाले थे, बताए थे कि होता है, वह इससे प्राप्त होता है द्वितीय नियम से। और तृतीय नियम तो जानते हैं क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। हम जानते होंगे कि रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जानते हैं रॉकेट जब उड़ता है तो ईंधन जो है पीछे की ओर फेंकता है, जबकि रॉकेट कहाँ आगे की ओर बढ़ता है, यह भी न्यूटन के तृतीय गति का ही उदाहरण है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसका वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम कहते हैं जड़त्व, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
न्यूटन के गति के प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो वो हो जाएगा घोड़े के द्वारा पैरों पर आरोपित बल। नहीं, ये नहीं होगा, यह होगा घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिशील वाहन में अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? तो वो होता है ऐसा किस लिए? यात्री का शरीर का निचला भाग जो होता है रुक जाता है, लेकिन ऊपर का भाग जो होता है जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए वो क्या होता है? गिर जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही की गिरने का आशंका का कारण क्या है? तो हो जाएगा विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व के कारण अश्वरोही अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही की गिरने की आशंका का कारण है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।